Hello everyone, welcome to Tathastu and a very welcome to our daily editorial and news analysis which is being presented by me. My name is Kushbu. Let's get started with today's analysis. First of all, let's check out the table of contents. So these are the topics which we are going to do. The very first one is the dark pattern. Another is the loss and damage fund which we discussed yesterday. Manekshaw related to our Sam Manekshaw. We will discuss about him also. जीडीपी ग्रोथ एंड इंडिया टू होस्ट 2028 सीओपी। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो आज हम कवर करने वाले हैं। डार्क पैटर्न जो है वो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जीएस पेपर 3 से है, लॉस एंड प्लस जीएस पेपर 2 ऑल्सो, क्योंकि इसमें गवर्नेंस पॉलिसीज एंड ऑल वो सारी चीजें आ गई। लॉस एंड डैमेज फंड जो है जीएस पेपर 2 हो गया। मानेकशॉ, दिस इज फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। GDP growth prelims perspective, and this is the kind of update only. So as of now, prelims perspective only. So let's get started, but before that, a little bit of information. Information is that you can join our GS Foundation group, GS Foundation program. एंड ये जो क्लासेस हैं ये स्टार्ट हो चुकी है। अभी सिर्फ एक ही क्लास हुआ है, एक हमारा ओरिएंटेशन हुआ था, उसके बाद जस्ट वन क्लास। यू कैन एनरोल इवन नाउ। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। आपको किसी तरह कोई भी कॉन्टैक्ट चाहे मतलब कोई भी किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, यू वांट टू गेट इट रिजॉल्व, तो यू कैन कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटेड टू द डार्क पैटर्न्स। तो गवर्नमेंट सेट्स रूल्स फॉर द गेम फॉर ऑफ द गेम फॉर डिजिटल बिज विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। डार्क पैटर्न में बेसिकली होता क्या है कि आपको बिना बताए, बिना पता चले ही आपके कार्ट में कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो हैबिट्स होती हैं उसको ट्रैक करके कुछ ना कुछ इस तरीके से आपको सामान दिखाए जाते हैं, आपको बार बार डिस्प्ले करते हैं, बार बार आपको मोबाइल पे दिखाया जाता है, सो दैट यू विल टेम्प्ट टू, इवन इफ यू डोंट वांट देन ऑल्सो इट इज़ बीइंग टेम्प्टेड कि आप जो है उस चीज़ को परचेज कर लें। Some kind of shaming is also done, and there are a lot many things. So इसी से ही related सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने गाइडलाइंस जो है वो नोटिफाई कर दी है फॉर द प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न्स, जिसकी वजह से जिसमें क्या होता था, डिफरेंट टाइप के टैक्टिक्स अपनाए जाते थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, जो कि आपको मजबूर कर देते थे in order to purchase certain things to, and they used to manipulate or heavily influence customers to make the certain choices, right? So this is the thing related to dark patterns. Okay, apart from that ये जो है ऑफिशियल गजेट नवंबर 13 में जो है इसको ऑन 30th of November इसको पब्लिश कर दिया गया है। सारे गाइडलाइंस जो है नाउ इट विल कम इनटू बीइंग। तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये दीज आर बेसिकली प्रोहिबिटिंग डार्क पैटर्न प्रैक्टिसेस। जो भी डार्क पैटर्न प्रैक्टिसेस हैं उस चीज़ को प्रोहिबिट करता है। उसके अलावा ये हर एक प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेबल होगा। सिस्टमेटिकली ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज इन इंडिया, जिसमें कि एडवर्टाइजर्स और सेलर्स दोनों को ही इंक्लूड कर दिया गया है। इट हैज बीन सेड दैट नो पर्सन इंक्लूडिंग एनी प्लेटफॉर्म, कोई पर्सन नहीं चाहे वो प्लेटफॉर्म की क्यों ने बात करे, शैल एंगेज इन एनी काइंड ऑफ द डार्क पैटर्न प्रैक्टिस। ना कोई पर्सन इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें और ना ही कोई प्लेटफॉर्म जो है इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। सो देयर आर वेरियस टैक्टिक्स जिसमें कि आपको अर्जेंसी, फॉल्स अर्जेंसी शो करी जाएगी। यू मस्ट हैव सीन, जब भी आप जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे जाते हो, अमेजोन हो गया या फिर आप बात करिए फ्लिपकार्ट की बात करिए, जो भी ये प्लेटफॉर्म्स है इस पे जब आप जाते हो तो यू कैन सी दैट देयर यू विल सी ओनली 1 लेफ्ट इन द स्टॉक, ओनली 2 लेफ्ट इन द स्टॉक, ओनली 5 लेफ्ट इन द स्टॉक। यू विल बी लाइक बस थोड़े से बच्चा है जल्दी से परचेज कर लो। तो ये अर्जेंसी जो शो करता है, तो वो एक पॉइंट हो गया। ये भी डार्क पैटर्न होता है। बास्केट स्नीकिंग इज बीइंग बेसिकली डन, कि आपने अपने बास्केट में क्या क्या चीज़ें जो हैं यानी कार्ट में रखी हुई हैं, तो दे विल बी लाइक प्राइस हाइक हो जाएगा बिफोर दैट परचेज इट, तो यू विल बी लाइक भाई प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, चलो खरीद लेते हैं। इवन इफ यू आर गिविंग इट अ थॉट कि खरीदना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, यू आर थिंकिंग लाइक दैट, बट ऑल ऑफ अ सडन इस तरीके से बताएंगे और कि हाँ रेट बढ़ जाएगा या फिर सो एंड सो काइंड ऑफ थिंग, तो यू विल बी लाइक नहीं परचेज कर लो, तो सेकंड थॉट नहीं आता है। तो वो वाला पॉइंट हो गया। कंफर्म शेमिंग इज देयर, फोर्स्ड एक्शन इज देयर, सब्सक्रिप्शन ट्रैप इज ऑल्सो देयर। आई रियली डोंट लाइक दिस थिंग, सब्सक्रिप्शन ट्रैप वाला। और अपार्ट फ्रॉम दैट, बिफोर यू नो it is there that until unless you cancel your subscription ये automatically renew हो जाएगा। We don't want to continue, what if I forget, right? Those kind of things are there. So subscription trap, interference is there, bait and switch is there, drip pricing is there, disguised advertisements are also there,
nagging, trick question is there, SAS bill is there, and rogue malwares are also there, wherein they tempt you to make that kind of purchase which you feel that it is not necessary. आपको पता है necessary नहीं है, but still you are purchasing. काफी टाइम बिग बिलियन डे है तो ये डे है तो वो डे है, तो उसमें क्या पता चलता है कि आपने ऐसी ऐसी चीजें खरीद ली जो जरूरी नहीं थी, बस इन दिस थिंग कि हाँ भाई सेल लगी हुई है, बस उसी चीज को सोच करके आप परचेज कर लेते हो. सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. ऑल दीज आर अ काइंड ऑफ द डार्क पैटर्न यू कैन से. सो ये जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं वो हर एक प्लेटफॉर्म जहां पर भी किसी भी तरीके की गुड्स या फिर सर्विसेज जो प्रोवाइड करी जा रही है इन सभी पे ही ये अवेलेबल होगा, right? So all these guidelines will be applicable, not available but basically applicable. Preliminary consumer feedback indicates that travel, that is the flight and hotel booking, event ticketing and subscription services, which actually applies for the app stores, software and that of the OTT platforms also have the highest incidences of that of the dark patterns. ये आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो अभी रिन्यू होने वाला है. यू विल बी लाइक किसी भी लिंक पे आपने तुरंत क्लिक कर दिया, नहीं रिन्यू होने वाला था तो भी आपने गलती से उसको रिन्यू कर दिया, ओके, सब्सक्रिप्शन आपकी खत्म हो जाएगी. सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो देयर रिलेटेड टू दी डार्क पैटर्न. सो ये सारी चीज़ों को हटाने के लिए गाइडलाइंस जो है वो लेकर के आए हैं. नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है रिलेटेड टू लॉस एंड डैमेज. एंड हमने कल ही देखा था कि इस फंड में पैसे डालने के लिए बहुत सारे कंट्रीज ने प्लेज करके रखा हुआ है. And the fund approval at COP28 has actually happened. Why this is a major step forward? कि इतना बड़ा major step क्यों है? Definitely this is a really very major step and specifically related to the developing and the least developed countries and those islands also जो कि problems they could face in future because of the climate change. So loss and damage fund जो है इस चीज़ में, इसमें पैसे इंड्यूस करने के लिए, इसमें डालने के लिए काफ़ी टाइम से बातें हो रही थी. COP27 जो कि इजिप्ट में हुआ था, शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ था, उसी टाइम ये चीज़ कही गई थी कि हम ये फंड जो है वो बना रहे हैं, बट किसी भी तरीके की अमाउंट जो है इसमें इंड्यूस नहीं करी गई, मतलब नहीं डिपॉजिट करी गई थी. नाउ इट विल बी डन. हाउ? Now the fund was not created and no country pledged any money to it in the previous, that is the previous meeting, that is of the COP27. Loss and damage fund क्या है? It is meant to provide the financial assistance to the developing countries. जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. एंड ये जितनी भी सफरिंग, जो भी प्रॉब्लम्स ये एक्चुअली सफर कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट डिजास्टर्स. ओके, तो उनको उन सारी चीज़ों के लिए जो है ओवरकम करने के लिए उसको फॉर द बेटरमेंट पर्पज बेसिकली दे विल बी प्रोवाइडिंग मनी. एंड जैसे कि फ्लड हो गया या फिर किसी भी तरीके के दूसरे एक्सट्रीम वेदर्स हो गए, काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना जहाँ पे कभी की किसी भी तरीके का ड्रॉट नहीं आया, वहाँ पे भी ड्रॉट आ रहा है, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, राइट? सो दैट इज द पॉइंट ओवर हियर. क्लाइमेट चेंज की जब बात आती है तो इट हैज़ एक्चुअली बीन रिजल्ट ऑफ एक्सेस ग्रीन हाउस. और ये एक्सेस ग्रीन हाउस जो है इसके एमिशंस बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं? डेवलप्ड कंट्रीज से आ रहे हैं. एंड इट इज द डेवलपिंग कंट्रीज, पर्टिकुलरली जो स्मॉल कंट्रीज हैं, आइलैंड्स हैं, ये डेवलप्ड कंट्री के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस हुआ है उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है. एंड दे आर द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट, एंड दिस इज द रीजन व्हाई दिस फंड हैज बीन क्रिएटेड, कि इनको जो है adequate resources प्रोवाइड किया जाए so that they could actually recover from the disasters और natural disasters जो हो रही हैं, and all because of the climate change. and इसके पीछे रीजन क्या है? anthropogenic reasons है. International climate change architecture makes it obligatory for the development countries to provide financial and technological resources to the developing countries to help them deal with the impacts of that of the climate change. So as of now ये estimate किया गया है कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स 2022 में जो है 1.5 ट्रिलियन US डॉलर्स का जो है वो लॉस हुआ है, राइट. सो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सफ़र करी हैं. दे हैव सफर्ड एन एवरेज of an average of 8% of the GDP growth of their GDP, and all because of these kind of disasters which has been induced because of the climate change. Okay,
So this is the one. Apart from that, all of you must be knowing कि IPCC जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उसको टच करने से मना करती है, which right, कि वो चीज़ नहीं हो, but still that thing is we are actually proceeding ahead towards it. हम सोच रहे हैं कि नहीं हो, लेकिन हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं. Loss and damage fund is often categorized as either economic or non-economic. Economic loss and damage are negative impacts that we can assign a monetary value to. These are things जैसे कि the cost of rebuilding infrastructure which has been damaged because of the climate change, and climate change की वजह से flood आया, उसकी वजह से डैमेज हो गया है, या फिर किसी भी तरीके का कोई रेवेन्यू लॉस हुआ है फ्रॉम द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, बिकॉज मानसून का टाइम था, ढंग ढंग से बारिश नहीं हुई, अब उस सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, एग्रीकल्चर प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहे हैं, या फिर जो खड़ी फसल थे वो सारी की सारी जो फसल है, क्रॉप्स है, वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं. ठीक है, ये बहुत मतलब जितनी भी रीजंस हो सकते हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, उन सभी को जो है ये फंडिंग करने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो है. Non-economic and damage are negative impacts where it is difficult or infeasible to assign a monetary value, and these are things जैसे कि trauma from experiencing a tropical cyclone, apart from that loss of community due to displacement of people or loss of biodiversity. ये कुछ reasons हैं जो कि नॉन economic loss, मतलब economic loss नहीं है ये, जैसे कि community आपके लोग खो गए, ठीक है, वो फ्लड की वजह से हुआ या फिर किसी भी तरीके की डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो पूरी कम्युनिटी है वो बिखर गई, वो एक रीज़न, वो एक तरीके का लॉस है. ठीक है, वो आपकी कम्युनिटी का लॉस है, तो वो भी इस पर्टिकुलर फंड के अंतर्गत इसको भी कवर किया जाता है. ट्रॉमा एक्सपीरियंस करना बिकॉज ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, राइट, डाइवर्सिटी का लॉस हो, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारा इसमें ये कवर होती हैं. Apart from that, how much damage has been caused by the industrialization? Industrialization की वजह से कितना लॉस हुआ है? तो इंडस्ट्रियल एरा जो कि 1850 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1850 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से अर्थ की जो नेचुरल मैकेनिज्म है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पैक्ट्स पड़े थे. अभी यूएस, यूके और ईयू जो है, दीज आर कंसीडर्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर 50% ऑफ आर हिस्टोरिकल एमिशंस. 50% कहाँ से हो रहा है? यूएस, यूके एंड ईयू की वजह से, और ये सभी चीज़ें ऑल थैंक्स टू दी इंडस्ट्रियल, जिसको कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोल करके दे फील हैप्पी. Now it brings Russia, Canada, Japan and Australia into the picture also, and it jumps to 65%. यानी कि 2/3 ऑफ द एमिशन अगर हम देखें हिस्टोरिकली तो ये कहाँ से आ रहे हैं? सारे वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रहे हैं, स्पेसिफिकली जो आज के डेट में डेवलप्ड कंट्रीज मानी जा रही हैं. कंपेयर टू देम, इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 3% ऑफ हिस्टोरिकल एमिशंस, जस्ट 3%. There's 65% and here 3%, and we are the one who are actually being blamed कि developing countries की वजह से जो है इतना सारा emission हो रहा है, and they are the reason behind all these kind of climate changes. चाइना जो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट एमिटर है इन द लास्ट 15 years, वो अभी भी अगर आप इनकी काउंटिंग देखो तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें इनके कार्बन एमिशंस तो इट जस्ट स्टैंड्स एट 11%. स्टिल 65% एंड दिस इज द 11%, एंड उससे भी नीचे हम आ जा रहे हैं. 65%, 11% एंड उससे भी नीचे हम 3% पे आ जा रहे हैं. ओके, ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी आ जाती हैं? आता है मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. प्रीलिम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट यहाँ पर आ रहा है आपको. ओके, यहाँ पे ये चीज हो गया. उसके बाद ये भी यहाँ पे दे सकते हैं 2/3 ऑफ द हिस्टोरिकल एमिशंस आर बीइंग डन बाय कोई डेवलप्ड नेशंस बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ कंट्रीज का मेंशन कर सकते हैं, राइट. तो ये भी हमारे यहाँ पर भी जो है वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट यहाँ पर आ गया. ओके, लॉस, हाउ मच ऑफ लॉस एंड डैमेज इज द वर्ल्ड फेसिंग, कितना जो है वो फेस कर रहा है. तो एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो एज सच कुछ रेंज, कुछ अमाउंट जो है उतना क्लियर कट नहीं बोला जा सकता है, लेकिन आईपीसीसी के हिसाब से देखें तो लॉसेस एंड डैमेजेस विल इंक्रीज इन फ्यूचर.
क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। वी आर कंडक्टिंग सो मेनी मीटिंग्स एंड ऑल, उस मीटिंग में भी तो इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, और वो सारी जो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बन रहे हैं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, वो सारी इलेक्ट्रिसिटी, वो एनर्जी जो है वो जनरेट हो रही है, राइट। सो इट सो ऑब्वियसली this is the fact कि in future global warming is going to increase only, it is going to rise only, and it will be unequally distributed, and impact of the developing nations the most. In them the socially and financially weaker sections will be the one who will be suffering the most, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास पैसा है वो ढंग से रहता है, जो अपने लिए किसी भी तरीके की सुविधा जो है वो ले सकता है, बट जिनके पास नहीं है, व्हाट अबाउट दैट। हाउ बिग इज द फंड एंड हाउ विल इट ऑपरेट? $400 मिलियन का जो है यहाँ पे प्रॉमिस किया गया है फंड में। कल हमने इसका पार्टीशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कौन कितना देगा। वर्ल्ड बैंक को जो है फिलहाल यहाँ पर काम दिया गया है, राइट, एंड इसमें जो है यूएस, यूके, ईयू और बहुत सारी डेवलपिंग नेशंस जो हैं दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग आल्सो। द स्केल और द रेप्लिनिशमेंट साइकिल ऑफ द फंड रिमेन्स अनक्लियर कि किस हिसाब से फंड क्लियर करे, फंडिंग जो है वो दी जाएगी। उसके अलावा जो है इसमें फिर आगे किस तरीके से अमाउंट जो है इसमें दोबारा ऐड ऑन होते जाएंगे, इसको लेकर के किसी भी तरीके की फिलहाल क्लैरिटी नहीं है। बट द नीड ऑफ द आवर इज द सेवरल ट्रिलियन डॉलर्स। यहाँ पे सिर्फ कुछ मिलियन से नहीं होगा, हमको ट्रिलियन डॉलर्स की नीड है। Now let's move on to Sam Manekshaw। तो Sam Manekshaw अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, all thanks to Sam Bahadur movie, because of that only this is in news। Okay, तो Sam Manekshaw जो हैं उनका करियर की अगर हम बात करें तो बहुत ही उतार की तो बात नहीं मैं बोलूँगी, तो it has always been like this every time Sam Manekshaw। सो ये सैम मैनेक्शॉ का जो मिलिट्री करियर है ये 4 डेकेड्स तक इट लास्टेड, एंड जिसमें कि 5 वॉर्स हुए थे, राइट फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2 टू दैट ऑफ द 1971 का वॉर जो कि हमारा पाकिस्तान के साथ हुआ था, वेयर ही लेड इंडियन फोर्सेस टू अ डिसिसिव विक्ट्री। तो यहाँ पर जो है सैम मैनेक्शॉ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1971 के वॉर में क्या पता कि अगर आप जो है पाकिस्तान के साइड में होते तब क्या होता। तो उस टाइम यहाँ पे ये सैम मानेकशॉ जी ने कहा कि अगर मैं पाकिस्तान का लीडर होता, मैं वहाँ पर होता, तो ऑब्वियसली बात है कि पाकिस्तान जीत जाती। सो बहुत ही प्यार से और बहुत ही सच्चाई वाली बात जो है उन्होंने यहाँ पर कह दी। पार्टीशन ऑफ द आर्मी, जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का तो उस टाइम जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसका भी पार्टीशन हो गया था। तो लगभग 4 लाख की हम आर्मी थे 1947 में, जिसमें कि इंडिया को 2,60,000 मेन मिले थे, एंड जो भी बाकी बचे दैट वेंट टू दी पाकिस्तान। ठीक है, वो बाकी जो है वो पाकिस्तान को दे दिए गए थे। चॉइस की बात करें तो ऑफिसर्स रिसीव्ड अ फॉर्म ऑन विच टू रिकॉर्ड देयर चॉइस की आप जो है ऑब्वियसली वेयर दे वांट टू गो। ज्यादातर जो हिंदूज एंड सिख्स थे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, पाकिस्तान वुड नॉट हैव देम, ऑब्वियसली बात है। तो हिंदूज एंड बिकॉज पाकिस्तान वाज द कंट्री व्हिच वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, तो ऑब्वियसली बात है हिंदूज एंड सिख्स का कोई ऑप्शन ही नहीं था, ऑब्वियसली बात है दे विल बी हियर विद इंडिया ओनली। बट दोज मुस्लिम्स हुज होम्स ले इन व्हाट was to be set India was many convinced of the need for a secular army in a secular state. Okay, that time he wrote about this thing. Christian and Parsi soldiers were faced with a similar choice that where and how they could go. ठीक है, अब यहीं पे ही सैम मानेकशॉ की अगर हम बात करें तो उस टाइम he was a major and obviously Sam Manekshaw he was a Parsi. He was born in अमृतसर, although इनकी फैमिली ओरिजिनली जो है वो बॉम्बे से बिलोंग करती थी। He spent his early life over there in the city of Punjab. Right. His parents, the unit, his parent unit, sorry, इनकी जो पेरेंट यूनिट थी वो थी 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट which became the part of the पाकिस्तानी आर्मी। जो उनकी रेजिमेंट थी वो किसकी बन गई आर्मी, वो पाकिस्तान की आर्मी के पास, मतलब पाकिस्तान के अंडर वो आर्मी चल गई। अब यहाँ पे ये जो आर्टिकल है यहीं पे देखते हैं व्हेन जिन्ना आस्क्ड मानेकशॉ टू जॉइन द पाकिस्तान आर्मी। तो जब उनकी पूरी रेजिमेंट ही पाकिस्तान में चली गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बात होना ही ज़रूरी था कि आप अब कहाँ जाना चाहते हो। तो यहाँ पे जिन्ना ने जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो कि पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर थे,
उन्होंने मानेकशॉ को कहा कि आप जो है यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। Agreeing with Jinnah would have resulted in faster promotions in the Pakistan Army, क्योंकि अगर उनकी बात मान ले तो उनकी प्रमोशन हो जाती, लेकिन उन्होंने इस तरह का कोई काम नहीं किया। उन्होंने प्रेफर किया कि नहीं भाई, हम पाकिस्तान आर्मी नहीं, हम इंडिया में ही रहेंगे। दिस इज व्हाट ही सेड, राइट। Manekshaw was transferred to 16th Punjab Regiment later on, and later a lieutenant colonel to the 5th Gorkha Rifles, ठीक है। तो गोरखा राइफल्स को लेकर के ऑलवेज ही हैज ऑलवेज बीन वेरी proud of the Gorkha people. Now he would however not serve with the Gorkha troops, being assigned to the Army Headquarters Military Operations Directorate during the 1947-48 Kashmir War, which was there obviously for the Kashmir only. There is one incident wherein एक इंसिडेंट है जिसमें कि इंदिरा गांधी जी बोलती हैं मानेकशॉ को, ही वॉज द फर्स्ट फील्ड मार्शल, तो इनको बोलती हैं कि मैंने सुना है कि आप जो है कू करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जिसको कि हम हिंदी में क्या कहते हैं, तख्ता पलट, कि आप जो है कू करने की सोच रहे हैं। तो इस पे मानेकशॉ जी का कहना था कि इंदिरा जी, आपकी नाक लंबी है और मेरी नाक भी लंबी है, और मैं किसी के काम में नाक नहीं अड़ाता हूँ। So this is how he actually said that I'm not interested in the politics, I'm not going to do any kind of coup, so which you are actually thinking कि मैं ऐसा कुछ जो है वो करूँगा, right? इसके अलावा he was the only one who has this kind of daring, इतना daring थे कि वो एक प्राइम मिनिस्टर को कहते थे बेबी करके बोलते थे। So that is really very daring thing which he did. Okay. नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, इट इज रिलेटेड टू जीडीपी ग्रोथ सरप्राइज, इट इज रिलेटेड टू दी जीडीपी ग्रोथ, राइट, कि अभी जो है इंडिया में जीडीपी ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिल रही है। सो व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग हैज पुश्ड जीडीपी नंबर्स बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, कि सोचा नहीं गया था कि इतना ज़्यादा जो है एक्सपेक्टेशन होगा, मतलब इतना ज़्यादा जो है वो ग्रोथ होगी, ऑल थैंक्स टू मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट अबाउट द अदर सेक्टर्स? तो अदर सेक्टर्स में एग्रीकल्चर और सर्विसेज का देखें तो यहाँ पर इनकी डिक्लाइन हुई है, बट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा काम किया है। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज दी MOSPI threw up a massive surprise when it released the economic growth data for the second quarter, एंड इस क्वार्टर में इन्होंने शो किया था जुलाई, अगस्त एंड सितंबर की डेटा में, जिसमें कि उन्होंने बताया कि 7.6% की ग्रोथ जो है वो देखने के लिए मिली है क्वार्टर 2 में, एंड ऑल थैंक्स टू द मैन्युफैक्चरिंग थिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। द फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यूज इज दैट इट हैज ट्रिगर्ड अ फ्लरी ऑफ अपवर्ड रिविजन्स इन द जीडीपी फोरकास्ट फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर, and it seems to be vindicating the growth projections of the India's central bank. तो जो इंडिया की सेंट्रल बैंक है, they have always said that we are not going to go down, because अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखो तो कहीं पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, कहीं पे हाइपर इन्फ्लेशन भी चल रहा है, कहीं पे डिफ्लेशन भी चल रहा है, बट इंडिया इज गोइंग गुड, सो फार इंडिया इज डूइंग रियली वेरी ग्रेट, राइट। अब जीडीपी और जीएवे, व्हाट टू लुक एट, जीडीपी देखें या फिर जीवीए देखें, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड देखें या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन देखें। तो यहाँ पे बेसिकली जीडीपी को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तो है दैट वन इज टू लुक हाउ पीपल स्पेंड देयर मनी, कि लोग जो है वो किस तरीके से अपना एक्सपेंडिचर जो है वो कर रहे हैं, द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इकोनॉमी। अब जो दूसरी साइड है इज टू लुक एट द इनकम ऑफ द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में कितनी इनकम हो रही है। दो, एक तो हो गया कि एक्सपेंडिचर किस हिसाब से हो रहा है, और दूसरा हो गया कि यहाँ पर इनकम किस हिसाब से हो रही है। ओके, एक तरफ आमदनी और दूसरी तरफ खर्चा का बोल रहे हैं, तो दीज आर द टू तरीका। पहला वाला जो है दैट इज कॉल्ड एज द जीडीपी, ठीक है, एंड दूसरा जो है इट इज द ग्रॉस वैल्यू एडेड। नाउ अकॉर्डिंग टू द आरबीआई के हिसाब से देखें तो जीवीए of a sector is defined as the value of output minus the value of its intermediary inputs। तो जो आउटपुट की जो वैल्यू है अगर आपको देखनी है तो उसमें जो है आपको माइनस करना होगा इनपुट की वैल्यू, क्योंकि उतना तो आपकी जेब से खर्चा लगा, एक तरीके से प्रॉफिट टाइप,
प्रॉफिट टाइप, कि आपने इतना जो है खर्चा लगाया, उसके बाद जो आपने सामान को बेचा, तो उसमें सामान सपोज आपने खर्चा 10 रुपए का लगाया, सामान बेचने के बाद 50 रुपए, मतलब बेचने का जो आपने रेट लगाया दैट इज 50 रुपीज, उसमें से आपने जो 10 रुपीज लगाया उसको निकालो तो 40 रुपीज. ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज एक्चुअली सेइंग. This value added is shared among the primary factors of production, labor and that of the capital. Okay, this is what the definition of GVA is related to according to RBI. Now, one can get the GDP from the GVA route as well by adding the indirect taxes earned by the government and subtracting the subsidies provided by the government. GVA मतलब यहाँ पे जो GDP है वो आपको GVA से भी मिल जाएगी. अब GVA से कैसे मिलेगा, आपको करना क्या है, GVA जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, इसमें आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी आपने अर्न करे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है जो भी आपने अर्न करे हैं उसको इसमें ऐड कर दो और इसमें से माइनस कर दो जो भी सब्सिडीज गवर्नमेंट ने दी है, क्योंकि सब्सिडीज जो आपने दे दी तो उतना खर्चा चला गया ना आपका, तो सब्सिडीज को माइनस कर दो और जो भी आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस अर्न किए उसको ऐड कर दो, तो हेंस कम्स योर जीडीपी. डिफरेंस क्या है इन दोनों में, द टू वेज ऑफ द कैलकुलेटिंग जीडीपी, it is called as the discrepancy and can sometimes become a major controversy also, as it happened when the GDP data for the first time was released. Now, what does the GVA data shows over here related to the quarter 2? So, यहाँ पर देखिए एक ये it actually shows how different sectors and subsectors of the economy grew in this particular quarter. First thing is to note is that the contribution of agriculture and allied sectors has seen a steady decline. इसमें क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चर और जो अलाइड सेक्टर्स है इसमें एक स्टडी डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है क्वार्टर 2 में. अभी यहाँ पे ये पॉइंट में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमको इतनी सारी चीजें ध्यान में देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ना तो ये हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ना ही मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है फिलहाल. ओके, क्योंकि अभी हमें प्री नजदीक में है ना कि मेंस. ओके, तो यहाँ पे आपके लिए जीडीपी जीवीए जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हालांकि फिलहाल हो जा रही है. ओके, चलो नाउ द सेकेंड क्वार्टर में बोल रहा है that the second noteworthy aspect is that the spike in the industrial GVA growth. तो इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो यहाँ पे 30% से ज्यादा की ग्रोथ देखने के लिए हमको मिल रही है. ओके, तो क्वार्टर 2 में अगर हम देखें तो ओवरऑल गुड ग्रोथ वी कैन सी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द COP28 एंड यहाँ पर इंडिया ने अपनी इच्छा जाहिर करी है इन ऑर्डर टू हैव अ क्लाइमेट मीट ओवर हियर इन इंडिया. So, green credit scheme को, how he actually said, Mr. Modi, our Prime Minister, as non-commercial, a notification by the Environment Ministry last October outlining the scheme described it as the innovative market-based mechanism designed to incentivize voluntary environmental actions across the diverse sectors by various stakeholders like that of the individuals, communities, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड दैट ऑफ द कंपनीज. ओके, तो नॉन कमर्शियल के तौर पे इन्होंने ग्रीन क्रेडिट स्कीम को जो है अनाउंस किया कि भाई ये नॉन कमर्शियल टाइप है. यहाँ पे बेसिकली आप क्या आपको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है अगर आप किसी तरह का कोई एनवायरमेंटल एक्शन लेते हो ऑन योर बिहाफ, एंड दिस इज रिलेटेड टू दी this could be done by any individual, any of the industries, company, private sector industries or to the companies, anyone can do that. The Global Green Credit Scheme referenced on Friday expects to generate credits for plantations on waste or degraded lands and river catchment areas. आपको जो ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत जो है यू विल बी जनरेटिंग क्रेडिट्स, आपको क्रेडिट्स मिलते हैं अगर आप प्लांटेशन करते हो वेस्ट या फिर जो डिग्रेडेड लैंड्स हैं वहां पे आप प्लांटेशन कर रहे हो, या फिर रिवर कैचमेंट एरियाज जो है आप वहां पे प्लांटेशन कर रहे हो, एंड टू रिजुविनेट एंड रिवाइव द नेचुरल इकोसिस्टम्स आल्सो इफ यू आर डूइंग दिस थिंग, देन आपके में जो है वो क्रेडिट्स यहाँ पर ऐड हो रही हैं. Modi ji said that, who was the part of the least 3 public engagements on his one-day visit over there, he actually expressed his willing and related to the COP next, the 33 basically.
So he made the commitments made at the Glasgow in COP26 of cutting the emissions intensity of India's GDP by 45%. हम जो है emissions 45% जो है वो हम कम कर देंगे इंडिया की GDP का. Increasing a share of non-fossil fuels to that of the 50%. ठीक है. अब यहाँ पे जो हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स 50% by 2030 he said that and achieving net zero by 2070, that we will be achieving this net zero emission by 2070. Let's see that all those things could actually happen or not. Now when it comes to the new collective quantified goal, this refers to the ongoing negotiations on a new climate finance commitment that developed countries must. Now here please keep in your mind that it is related to the developed countries. Developed countries must make to developing countries to accelerate the world's transition away from the fossil fuels. The initial goal set in 2009 was to transfer nearly $100 billion a year, and this was supposed to be done from the developed countries to that of the developing countries via the Green Climate Fund, GCF. As of now, only a fraction of this has been done on reality or the ground level, because when it comes to the amount, that is really very huge, and definitely that is not going to be going to be done like this. The $100 billion commitment is set to expire in that of the 2025. Let's see that whether this will actually happen or not. Right, now the re-emphasis on the sustainable lifestyles as in Glasgow is a call for the environmentally conscious living. This is something which has been said कि भाई environmentally conscious रहने की अगर हम बात करें तो this is something which is expected कि ऐसा कुछ जो है वो ज़रूर करो. तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली हमारी कंट्री ने कहा है कि भाई हम जो है we also want to have this meet over here in India, and apart from that these are the kind of things. जब ये बात आती है GCF की, Green Climate Fund की, we are not getting any kind of fund, so that should be provided from the developed countries, because you are the one who did so bad to the nature की जिसकी अब दिक्कतें जो हैं वो हम भुगत रहे हैं. Okay, चलो, so this is it related to today's analysis. I hope that all of you really like this thing. See you in the next session. Bye bye. Take care and have a great time. Good night. Sayonara. Jai Hind.